जो पूरा एरिया है नॉर्थ ईस्ट इंडिया जिसे कहते हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण बात याद रख लीजिएगा, जो कि कई बार जो है वो सहजता से छूट जाती है, नहीं समझ में आती है और हम लोग उसको कभी एक नोटिस पहला नहीं ही करते। सवाल क्या है कि नॉर्थ सर ईस्ट इंडिया के कितने स्टेट म्यांमार से मिलते हैं, इसको आप तैयार पक्का करो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात 100% तैयार करने का। ठीक। क्योंकि सर जो बोल रहे हैं उसके पीछे वही कारण है, जानते हैं आप कि म्यांमार से दो तीन तरह से जो है न्यूज बनती ही रहती है। इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर से भी जितने इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, उनके लिए भी म्यांमार जो है वो कहीं ना कहीं वो रिफ्यूज की तरह इस्तेमाल होता है। वहां पर उसके कैंप्स होते हैं, फिर रोहिंग्या वाला इशू चल ही रहा है, तो उस सब को लेकर इससे न्यूज बनती रहती है। तो जोग्राफिकली हमको थोड़ा सा जो है सेंसिटिव रहना चाहिए इस इलाके के लिए। जो मैं कहना चाह रहा था, जो पहली चीज ध्यान रखने लायक मुझे लगती है वो ये है कि ये जो आपका सिक्किम वाला इलाका है, वो अक्सर दिमाग में आता नहीं है कि ये भी उसमें गिना जाता है। तो दिमाग से ये गलतफहमी दूर कर दीजिएगा, ठीक है। 7+1 बोलते हैं इसको, 7+1, तो ये 1 यही है। 7 जो 7 सिस्टर्स कहलाती है प्लस 1 जब इनको बोला जाता है, नॉर्थ ईस्टर्न या पूर्वोत्तर भारत जिसे कहते हैं, उसमें इसकी भी जो है वो गिनती होती है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जल्दी से फिजियोग्राफी खत्म कर लेते हैं, जो हमारा पहला हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो फिजियोग्राफी एक बार आप समझ जाएंगे तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि उससे बहुत आसानी हो जाएगी वहाँ के लोकल डायनेमिक्स को समझने में, एनवायरनमेंट को समझने में। और क्योंकि यह एरिया जो है वो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स अलग अलग रहते हैं और बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स के नाम पर ही उन इलाकों का नाम है और उन हिल्स के नाम उनसे मैच होता है। तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको आ जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा। उसके लिए बस एक नजर पहले देख लीजिए। और इसमें एक पक्ष और मैं कहूंगा कि आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इतिहास के संदर्भ से, कि किसको किस प्रकार से जो है कब कब राज्य का जो दर्जा दिया गया है, ठीक है। विच पर्टिकुलर स्टेट हैज बीन ग्रांटेड स्टेटहुड व्हेन एंड विच आर द कॉन्फ्लिक्ट्स व्हिच हैव बीन इन्वॉल्वड इन दैट प्रोसेस। तो कौन से राज्य को किन शर्तों पर जो है राज्य का दर्जा दिया गया है और कौन कौन से मेजर जो आंदोलन थे, मूवमेंट थे, हिंसक अहिंसक, वो थोड़ा आइडिया होना चाहिए। हल्के से हम चर्चा भी करेंगे अगर समय मिलेगा तो। इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले हम लोग जो है अ, वो कर ले, पूरा कर ले फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी यहीं से शुरू हो जाती है, देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। आपको एकदम क्लियरली इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि सिक्किम के बाद ये वेस्ट बंगाल का हिस्सा है, ये हिस्सा वेस्ट बंगाल का है, लेकिन ये इसमें नहीं गिना जाता है। इंडिया को जो भारत का जो मध्य भाग है उससे जो ये जुड़ाव है, बस इतना ही है। यहाँ से तो बांग्लादेश है आगे, है ना। ये जो एरिया है ना, इसको चिकन नेक कहते हैं। चिकन नेक बहुत पतला हो जाता है ना अचानक से। देखिए चिकन का, आप चिकन का शेप तो जानते ही हैं, उसकी गर्दन एकदम पतली हो जाती है, तो चिकन नेक एरिया कहलाता है। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है। इस एरिया में कुछ भी बवाल हो तो वो नेशनल इंटरनेशनल न्यूज बन जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो डोकलम का जो टसल था, चाहे वो हो, ठीक है, फिर चुम्बी वैली से जो वो हो, जितने भी जलपला वाला पास है वो है, कहीं भी कुछ भी डिस्टरबेंस होता है तो वो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का इवेंट होता है। इसलिए इस चिकन नेक एरिया को याद रखिएगा, ठीक है। फिर हम अगर समझने के लिए देखें तो अरुणाचल प्रदेश आपको दिख ही रहा है, यहाँ से शुरू होता है। भूटान के ईस्टर्न पार्ट से, भूटान के ईस्टर्न पार्ट से अरुणाचल प्रदेश शुरू हुआ। इस चीज को फॉलो करते जाइए, यहाँ पर वो समाप्त हो रहा है। इसमें समझने वाली बात फिजियोग्राफी के हिसाब से पहले सारे स्टेट्स जल्दी जल्दी देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, ठीक है, मिजोरम हो गया और त्रिपुरा हो गया। तो इसमें कोई फंसाने पे आ जाए तो क्या क्या फंसा सकता है, देखिए मैं आपको इम्पोर्टेंट, जिस तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं के जो पेपर सेट करने वाले सोचते हैं जो फंसाने के लिए, तो इसको एक चीज ये ध्यान रख लीजिए कि यहाँ पर देखिए हमको ऐसा ना सवाल दिमाग में। सर जो एक सवाल बनाता हूँ सर हाँ, एक सवाल बनाता हूँ। इन राज्यों की जितनी राजधानियां हैं, अगर आप ईस्ट से वेस्ट चलो तो कौन कौन सी राजधानियां पहली पड़ेंगी? आप देखिए आसाम की राजधानी, आप देखिए मेघालय शुरू करिए, मेघालय की है शिलोंग, आसाम की है गुवाहाटी। पहले क्या पड़ेगा? गुवाहाटी, फिर पड़ा शिलोंग, उसके बाद आपके क्या पड़ा है? मणिपुर का इम्फाल,
नागालैंड का, अब देखो नागालैंड, मणिपुर का इम्फाल और नागालैंड का कोहिमा, दोनों में आप देखिए कौन ज्यादा नजदीक पड़ रहा है। तो आपका सवाल क्या बना? गुवाहाटी, शिलोंग, इम्फाल, कोहिमा। मुझे पूरी उम्मीद है इम्फाल कोहिमा को साथ साथ नहीं रखेंगे। क्यों? वो बिल्कुल बहुत सर। ज्यादा ऐसा सवाल नहीं पूछते कि आपको दिक्कत आवे। तो अगर आप इस सवाल को बनाइए तो शिलोंग, गुवाहाटी, ईटानगर, कोहिमा। अब क्या बोलेंगे सवाल? आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रहे हैं, चार कौन कौन सी राजधानियां पड़, राजधानी शब्द हटा भी दे, वो चार कौन शहर। कौन से नगर पड़ेंगे। तो सही बात आपको तैयार क्या करना है? आपको तैयार करना है इन राज्यों की राजधानियां, फिर वो किस तरह से ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ का सवाल अक्सर आता रहता है। तो आप इसको बनाइए मैप में, इसको याद करिए। अब देखिए मिजोरम की आइजोल बड़े इंटरेस्टिंग है, आसाम की आप देखिए गुवाहाटी, मेघालय का शिलोंग। सर, आसाम की दिसपुर राजधानी। सर असम के दिसपुर नहीं नहीं नहीं, में वही बात है। सॉरी। अरे नहीं नहीं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। दिसपुर पहले हुआ करता था, वही दिसपुर जो एरिया है ना, वो ग्रो कर गया, आउट ग्रो कर गया, तो बहुत बड़ा जो सिटी बन गया उसको गुवाहाटी कहते हैं। गुवाहाटी और दिसपुर कोनो अलग अलग चीज नहीं है, ध्यान देखिए। गुवाहाटी जो बहुत बड़ा सिटी अर्बनाइजेशन हो गया, उसके अंदर ही दिसपुर है, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। तो दिसपुर, गुवाहाटी, देखो अब देखो गुवाहाटी, शिलोंग, अगरतला। अब देखिए त्रिपुरा का अगरतला जो है सबसे पहले पड़ रहा है। अगर नॉर्थ से आप अगर ईस्ट से वेस्ट जाओ, अगर आप एक स्ट्रेट लाइन देखो तो सच पड़ा। तो अगरतला, गुवाहाटी, मेघालय, आइजल, इम्फाल, कोहिमा, और फिर अरुणाचल का कौन सा? ईटानगर। अब इन कॉम्बिनेशन को निकाल के 4 रख देंगे। तो आपको एक सवाल क्या तैयार करना है कि जब हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो कौन सा शहर पड़ता है। तो राजधानी मैंने चूज किया, राजधानी से ही पूछेंगे वो लोग, बाकी पूछने की संभावना कम दिखती है। अगर आप पेपर का ट्रेंड देखिए, हमेशा किसी नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज ही पूछते हैं। अच्छा, आप और इंटरेस्टिंग देखिए, सिक्किम का गंगटोक और पीछे हो गया। सारा डिसीजन कहां से हो रहा है? ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलते हुए। गॉट इट? जी सर। यस सर। तो आप देखिए, तो अगर आप देखिए क्या इनका जो बनाया गया है यह 7 स्टेट इस तरह से हैब्सर्ड वे में है कि आपको बगैर मैप देखे क्लियर नहीं होगा। अगर मैप आप नहीं देखा, सवाल गलत ही होगा, क्योंकि सिक्किम अलग है, मेघालय, मिजोरम, देखो ना, अरुणाचल, वह एक ऐसी पट्टी बन रही है कि उस पट्टी को समझना पड़ता है। यस सर बिल्कुल सही। इसको जितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं उस प्रकार से आप देख लीजिए, अरेंज करके कोई गलती ना होने पावे। और 3, अगर सब न याद रहे तो आप हमेशा 3 याद रखिए, 3 में से हमेशा आ जाएगा कि ईस्ट से वेस्ट चलते समय सबसे पहला कौन है, सबसे बाद या कौन है, और बीच का एक सीक्वेंस याद रहे आपको कि यहाँ बीचों बीचे में पड़ता है। फिर ऊपर से नीचे में बीच वाला याद रखिए, सबसे उधर वाला सबसे उधर वाला याद रखिए। तो कम से कम मान लीजिए रटने की क्षमता उतनी नहीं भी है। एक्चुअली सच बात तो यह है कि मैप ही बार बार देखते रहेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, लेकिन ये टेक्निक बहुत जरूरी है कि आप करके देख लीजिए एक बार, आंख बंद करके। ऐसे आपने देखा एटलस, उसके बाद आंख बंद करके आप रिवाइज कीजिए कि इधर से इधर ये है, इधर से इधर ये, तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, दोनों तरफ से एक बार ऊपर से नीचे और पूर्व से पश्चिम करके देख लीजिए तो वो हो जाएगा। अब देखिए महत्वपूर्ण चीजें और क्या हो सकती हैं जो फंसाने लायक हो सकती हैं। ये देखिए जो इस कलर में है, ये वाला जो कलर है आपका, ये पूरा ये असम है। ठीक है, तो असम से भी देख लीजिए कि किसकी किसकी जो है, अगर आप देखेंगे तो सीमाएं किसकी किसकी मिल रही हैं, ये आपके ध्यान में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो आप पाएंगे कि सबकी सीमा मिल रही है, तो सभी की सीमा असम से मिल रही है। ठीक है, फिर आप क्या देखेंगे, और आप अगर देखना चाहें तो ये देखिए, ये एरिया जल्दी दिमाग में आता नहीं है कि दरअसल ये जो त्रिपुरा के ठीक ऊपर है, यहाँ भी असम की बाउंड्री है बांग्लादेश से, और यहाँ भी असम की बाउंड्री है बांग्लादेश से। सतर्क रहना है इस पर। ठीक है, 2 जगह पे। तो यहाँ से तो मेघालय शुरू है। देखो, जो शौर्य ने सवाल बनाया वो सवाल आ गया बाउंड्री से, कि त्रिपुरा की बाउंड्री किससे किससे मिलती है। उसमें क्या करेंगे, बड़े स्मार्ट लोग हैं यूपीएससी वाले, वो देश के अंदर का भी लिख देंगे, देश के बाहर का भी लिख देंगे। अब फिर क्या करते हैं वो ABC 1 2 3 ऐसा करते हैं कि आप गलत ही कर जाओ। तो अगर आप त्रिपुरा को देखो तो त्रिपुरा से आपको साफ दिख जाएगा कहाँ कहाँ कौन कौन मिल रहा है। तो त्रिपुरा को आप देखें ना, बांग्लादेश से बड़ा पार्ट मिल रहा है। और अगर आप इधर देखिए, अगर वेस्ट साइड देखिए तो उसको मिल रहा है मिजोरम का पार्ट मिल रहा है। और फिर आप उसके ऊपर देखिए तो आसाम मिल रहा है।
और साफ नीचे क्या है, बे ऑफ बंगाल लिख देंगे, जबकि बे ऑफ बंगाल नहीं मिल रहा है उसमें आपको। और अगर फंसाना चाहेंगे तो बे ऑफ बंगाल, तो आप देखो त्रिपुरा से क्या मिल रहा है, मिजोरम मिल रहा है, ये आपका आसाम मिल रहा है, मेघालय बिल्कुल नहीं मिल रहा है, बांग्लादेश बहुत बड़े एरिया मिल रहा है। अगर आप देखिए बांग्लादेश मेजर रूप से त्रिपुरा से मिल रहा है। बिल्कुल सर, तीन तरफ से बांग्लादेश त्रिपुरा को कैच किया हुआ है, और नीचे जो बे ऑफ बंगाल है वो उसके बाहर चला गया है। तो आपसे सवाल क्या बनाएंगे, लेट्स मेक क्वेश्चन, त्रिपुरा को कौन कौन टच करता है, ए बांग्लादेश, बी मिजोरम, सी आसाम, डी बे ऑफ बंगाल, और एबीसी। अब उसमें क्या करेंगे, बे ऑफ बंगाल को इतनी बार मर्ज करेंगे कि आप उसको टिक दो किसी तरह से। सही बात है। बे ऑफ बंगाल, हाँ, ऐसे आप टिक वो लगवा ही देंगे किसी न किसी तरह से। बिल्कुल तो जब तक आप इसको, हाँ, जब तक इसको आप ठीक से नहीं देखोगे मिस हो जाएगा। यस यस सर। जी सर, और सर ने ऐसा बताया आज की क्लास में बेस्ट रेट करूंगा जो अभी तक चल रही है। सर तो फिर आप ये भी ध्यान रखिए कि जो म्यांमार से बाउंड्री हमारी मिलती है उसको एकदम सही से आपको मालूम होना चाहिए जो है उस एरिया से, कि यहाँ से भाई जो ये जो आपको ये जो गैप दिख रहा है ना, ये जो गैप है ये यहाँ से आता है, जो इस जगह से एक्चुअली म्यांमार की बाउंड्री शुरू होती है, बाकी उधर जो ऊपर जो है वो चाइना, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो म्यांमार सबसे इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल सर। अरुणाचल प्रदेश देखो, अब म्यांमार देखो, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, चाइना, सबसे इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल सही सर। और इसीलिए जो संघर्ष चला, जो एक केंद्र राज्य का संघर्ष भी भारत में म्यांमार ने स्टार्ट कर दिया। क्यों स्टार्ट कर दिया है कि भारत सरकार यह कह रही है कि कोई भी आदमी जो म्यांमार से भाग के भारत में आ रहा है उसको आप शरण मत दो। लेकिन मिजोरम ने और मणिपुर ने इसको मानने से इनकार कर दिया है। अब आर्टिकल 256, 257 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि केंद्र के निर्देशों का राज्य पालन करेगा। आर्टिकल 256 एक जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है, आर्टिकल 257 एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करता है। अगर केंद्र के निर्देशों को राज्य नहीं मानेगा क्या होगा, आर्टिकल 356 लग सकता है। तो एक और सवाल क्या आ गया, केंद्र राज्य संबंध के सवाल बन रहे हैं यहाँ से, क्योंकि म्यांमार से भागे हुए लोगों को मणिपुर और मिजोरम केंद्र के कहने के बाद भी नहीं सुन रहा है। और मिजोरम ने तो एक सर्कुलर विड्रॉ भी कर लिया, बोला नहीं लोग आ रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आ रहे हैं, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। अब आइए इथनिक ग्रुप पे आ जाइए। जो इथनिक ग्रुप है वहां पे म्यांमार में, उन इथनिक ग्रुप का रिलेशन है यहाँ के लोगों के साथ। तो आप एक और तैयार करिए, इथनिक ग्रुप कौन कौन से, यस वेरी गुड नाइस, इथनिक ग्रुप कौन कौन से हैं, इन इथनिक ग्रुप में से किसका संबंध भारत से। देखिए आप रोहिंग्या में आपको दिख रहा है, जो ये राखीन है, राखीन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक सवाल क्या आ जाएगा कि राखीन इथनिक ग्रुप किस जगह का है। इस सवालों को कोई अंत नहीं है, ओनली इंटरेस्ट क्या, कैसे आप कैप्चर करो। तो इथनिक ग्रुप वाला एक सवाल और खड़ा हो गया जो आपके सामने बिल्कुल मुंह बाय खड़ा है, आपसे गलत कराएगा ही कराएगा। अब ये जो 4 स्टेट हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इसको आप फिर पढ़िए। क्यों पढ़िए, अब 7 स्टेट में इन 4 स्टेट को अलग करिए। इन स्टेट के मणिपुर का डांस फॉर्म कौन सा है, क्या खास बात है, हेरिटेज साइट कौन सी है, जो एक चिरवा मिजोरम का डांस कर, 2 इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है, एक मणिपुरी है, एक चिरवा है मिजोरम का। ये दोनों डांस फॉर्म जानने की जरूरत है। उसका क्लाइमेट देखिए, इनके क्लाइमेट में क्या क्या फर्क है। लैंग्वेज आप देखिए, अरुणाचल की लैंग्वेज है हिंदी आसामी, सिक्किम की है लेपचा भूतिया नेपाली। उसके बाद आप देखिए मेघालय की है खासी गारो, मिजोरम की है मिजो, मणिपुर की है मणिपुरी, नागालैंड की है नागामीज एंड इंग्लिश। अब देखिए इंग्लिश कितने में है आप ये देखिए, हिंदी कितने में है आप ये देखिए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्या है कि सिक्किम की लैंग्वेज जो है वो नेपाली है। अब अरुणाचल प्रदेश आप देखिए कहीं और हिंदी है, यू सी ऑन द मैप हिंदी, इंग्लिश कहीं और है। अब क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कौन सा एक स्टेट है जहां हिंदी बोली जाती है,
भी एक मुझको दिख रहा है। त्रिपुरा में इंटरेस्टिंग पार्ट है कि त्रिपुरा की लैंग्वेज क्या है। इन सवालों को समझने की कोशिश करते हैं। यस, ये एथनिक ग्रुप्स भी देख लीजिए एक नजर, आपको ये मालूम होना चाहिए। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि क्योंकि एक आदत बनी हुई है सवाल डायरेक्ट न पूछने की, तो रोहिंग्या को लेकर हो सकता है सवाल डायरेक्ट ना आवे, लेकिन म्यांमार के निम्नलिखित में से कौन कौन से एथनिक ग्रुप्स म्यांमार में नहीं पाए जाते हैं, ऐसा करके आ जाए तो आपको एक नजर दो नजर इसको देख लीजिए कि ये सब यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। और अगर आप भाग्यशाली हैं, सीधे सीधे सवाल ही आ जाए कि जो जो कौन सा वो ट्राइब है या कौन सा जो एथनिक ग्रुप है जिन्होंने प्रोसिक्यूशन किया है अभी हाल फिलहाल में रोहिंग्या का, और वो किस रिलीजियस सेक्ट को मानते हैं, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। ये भी प्रश्न आ सकता है कि जो है और कहीं म्यांमार के अलावा कहीं और भी जो है प्रोसिक्यूशन हुआ है क्या रोहिंग्याज का, तो उसके लिए भी रेडी रहिए कि हाँ थाईलैंड में, बांग्लादेश में भी रिपोर्ट्स आए हैं इस चीज के। फिर इसके लिए भी रेडी रहिए कि यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि इस सदी का जो है सबसे हाईली प्रोसिक्यूटेड ग्रुप्स में से, मोस्ट प्रोसिक्यूटेड ग्रुप्स में से एक जो है वो रोहिंग्याज को माना जाता है। फिर रोहिंग्याज का कल्चरल आइडेंटिटी क्या है, वो कौन से रिलीजियस सेक्ट को फॉलो करते हैं, इंडिया को उनसे क्या लेना देना है, यही समझ लीजिए इस चीज को कि इंडिया से उनका क्या वास्ता है। क्योंकि वो कहा जाता है कि 30 से 40 हजार रोहिंग्या जो है वो 2013 में ही आके बस गए थे, और फिर दिक्कत तब आना शुरू हुई जब बांग्लादेश की और इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और सबने ये रिपोर्ट किया। बांग्लादेश ने इंडिया को वार्न भी किया, वह इस चीज की चेतावनी दी कि लश्कर तोयबा जो है, लश्कर तोयबा और एक और आतंकी संगठन लोगों ने मिलकर जो है वो बहुत सारे उसमें से रिक्रूट करने शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे रोहिंग्याज में से जो है, जो एग्रीव्ड और डिससेटिस्फाइड डिस्परेट जो यूथ है, उसको रिक्रूट करना शुरू कर दिया है। और वहां पर म्यांमार में बुद्धिस्ट के खिलाफ, यानी इन राखीने जो है उनके खिलाफ ये ऑलरेडी मुहिम चालू कर दी है उन्होंने बाकायदा। तो इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है, इंडिया को भी जो है उससे सावधान रहने की आवश्यकता है। ये एक बात आई, तो इस तरह के आप थोड़ा 360 डिग्री से होकर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये अल जजीरा चैनल ने रिपोर्ट किया है कि इस साल ही नहीं, मतलब इस दौरान ही नहीं, समय समय पर अलग अलग कालखंड में भी जो है रोहिंग्याज का पलायन होता रहा है, और बहुत सारे थे पहले, और फिर धीरे धीरे करके इधर उधर जो है उनको जाके उन्होंने शरण ली है, अलग अलग जगहों पे शरण लेते रहे हैं। इस चीज को ध्यान रखिए, भारत का एक फिगर हल्का सा दिमाग में रखिए कि 40,000 के करीब यहाँ रह रहे हैं। बांग्लादेश में देखिए 10 लाख के करीब बांग्लादेश में रह रहे हैं। ये आपको आइडिया एक होना चाहिए। इस पर आप जानते ही हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के समय इस पर बहुत बवाल हुआ था, इससे मिले जुले चीजों पर कि जो है एथनिसिटी और डेमोग्राफी चेंज हुई जा रही है। जो वहाँ के जहाँ पर आकर वो सेटल होते हैं वहाँ की डेमोग्राफी चेंज अगर हो जाती है और वो मेजोरिटी में हो जाते हैं, जो लोकल्स हैं माइनॉरिटी में आ जाते हैं, इससे रिलेटेड वहाँ के लोकल पॉपुलेशन के कंसर्न्स हैं, उस रिस्पेक्ट से भी हल्की सी आपको पढ़ाई कर लेनी चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। फिर जो है इसी से रिलेटेड एक और चीज आ गई है, नॉट नेसेसरली रोहिंग्या से, इन जनरल आप देखिए तो इनर लाइन परमिट सिस्टम, एक इनलाइन परमिट सिस्टम एक लागू हुआ है कि अगर कोई जो है इन राज्यों में जिनका इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो शेयर कर रहे हैं उनमें घूमने के लिए एक स्पेशल परमिट सिस्टम जो है वो आ गया है। ये चाहिए होता है तब कोई बाहरी आदमी इसमें जाके घूम सकता है, आउटसाइडर जो है, समझे। ठीक है, तो एक ये हल्का सा पढ़ लीजिएगा ये, और ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत पहले का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी ये बल जो क्यों इस न्यूज में आया है ये आपको जाने रहना चाहिए। ठीक है, किस प्रदेश में क्या एक्सटेंट है इसकी, ये जो सिस्टम है ये कौन से प्रदेश में कितना लागू है। जैसे त्रिपुरा में 6 शेड्यूल देखिए आ गया, 6 शेड्यूल आ गया, तो 6 शेड्यूल क्या होती है, इसमें किसी स्टेट को रख दिया जाता है तो क्या होता है, ये सब चीजें आपको एकदम थॉरोली आप क्लियर रखिए दिमाग में। ठीक है, मणिपुर का कौन सा भाग, ईस्टर्न भाग, वेस्टर्न भाग, कहाँ पर इनलैंड परमिट लागू है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, हल्का सा आपको अभी इस पर आएंगे, इस पर अभी वापस आएंगे, पहले एक बार फिजिकल देख लीजिए। तो ये आप, मैं समझता हूँ कि आपको एक पर्सपेक्टिव मिल गया ये समझने का कि आपको किस तरह से जो है बाउंड्रीज वगैरह को लेकर कैसे फंसाया जा सकता है। इंटरनेशनल बाउंड्रीज की बात आती है तो आप जानते हैं कि जो है वो इस एरिया में सारे के सारे स्टेट लगभग जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो है वो शेयर करती है। देखिए भूटान से हो गया, असम का, बांग्लादेश से इधर हो गया, ठीक है, मेघालय का। तो कहा जाता है कि जो है 98% जैसा, 99% जैसा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो अब कोई बदमाशी पे ही आ जाए तो इसके लिए भी तैयार रहिए कि एक क्रम बना लीजिए
कि सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट बाउंड्री शेयर कर रहा है और सबसे कम कौन सा कर रहा है। प्लीज इसको बना ही लीजिए, जैसे आप देखने से ही समझ जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री देखिए, इंटरनेशनल बाउंड्री कितनी बड़ी है, फिर इसके बाद कौन आता है, ठीक है, फिर इसके बाद कौन आता है। इस तरह से एक क्रम हल्का सा बना लेंगे तो अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा आपको कि अब कुछ भी पूछ ले तो हम बता सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फिजियोग्राफी को अब प्रॉपरली करते हैं। फिजियोग्राफी में मैं आपको 3-4 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ तो पे अरुणाचल प्रदेश सर से एक तो मिलती है बाउंड्री चाइना की, सर दूसरी मिलती है भूटान की। देखिए आप तैयार कैसे करो, आप इंटरनेशनल नेशनल दोनों तैयार करो। अब यस सर, अरुणाचल से मिल रही है चाइना की बाउंड्री, अरुणाचल से मिल रही है भूटान की बाउंड्री, अरुणाचल से मिल रही है म्यांमार की बाउंड्री, और अरुणाचल से मिल रही है आसाम की बाउंड्री, ठीक है ना। अरुणाचल से मिल रही नागालैंड की बाउंड्री, कोई मिस तो नहीं हो रहा है, सॉरी। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही सही जा रहे हैं सर। ठीक है ना। तो अरुणाचल से आप फिर सुनो, अरुणाचल से मिल रही है चाइना की बाउंड्री, अरुणाचल से मिल रही है भूटान की, म्यांमार की, नागालैंड की, आसाम की, ठीक है ना। अब इसी को मिक्स कर देंगे सवाल में। अब बहुत फेयर चांस है कि आप कर ले जाओ, भूटान आपसे गलत हो जाए। तो अगर मान ली इंटरनेशनल बनाना है तो भूटान, चाइना, म्यांमार हो गया। तो सवाल क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश से किन किन कहते हैं देशों की राजधानी मिलती है, चाइना, भूटान, म्यांमार, नेपाल, 4 लिख दिया उन्होंने। अब फिर एबीसी के करके करेंगे और नेपाल को 2-3 बार मर्ज करेंगे उसमें। फिर क्या कर सकते हैं, अरुणाचल प्रदेश से किसकी किसकी बाउंड्री मिलती है, चाइना, म्यांमार, नागालैंड, आसाम। देखिए जब तक मैं बिल्कुल दिमाग में साफ नहीं हुआ, ये सवाल गलत होना ही होना है। बिल्कुल सर, हम लोग इतनी कोशिश कर रहे हैं एनालाइज करने की, आप इसको आगे एक्सटेंड करो, यहीं रुको मत। देखिए 2-2 घंटे क्लास चलता है, उसके बाद ये चीजें छूट जाती है, पॉसिबल नहीं है ये। आप लोग जब तक, हम लोग कितना भी दिव्यास बनाए, चलाना आपको ही है। तो आप इसको समझने की कोशिश करो। यस सर, या थैंक यू सर इस चीज को जो है आप, और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूँ और आप भी इससे सहमत होंगे कि अगर आप देखिए तो यही तो सबसे खतरनाक एरिया है पूरे इंडिया का मैप के हिसाब से एक विद्यार्थी के लिए। यहीं पे तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है, बाकी सब जगह लार्जली जो है लार्जली सॉर्टेड आउट है ना। तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत करनी है, इस वाले एरिया को आप अच्छे से समझ गए तो बाकी जो पोर्शन है इंडिया का उसमें बहुत ज्यादा मारामारी नहीं है, थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ फाइंड करेंगे तो आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ यही एक एरिया है जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी और टाइम की जरूरत है, तो अच्छे से कर लीजिए, हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगा आपको एक बार समझ लेंगे तो, ठीक है। तो इस चीज को उस वो भी चीज आप पर्सपेक्टिव में रखिए थोड़ा, कि जो मेहनत है असली वो यही है, बस ज्यादा परेशान नहीं होना। फिजियोग्राफिक डिविजन्स को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अगर मैं अपने अपने पर्सपेक्टिव से आपको समझाना चाहूँ, मैं कैसे इसको समझा, मैंने कैसे आदत डाली इसको समझने की, तो मैंने ये किया। देखिए इस बात को ध्यान से समझिए, मैं पहले ब्रह्मपुत्र का एक डिवाइड बना दूंगा। सबसे पहले जो ब्रह्मपुत्र का एक डिवाइड जो है मैं वो बना दूंगा, सांगपो जिसे कहते हैं, कि वो कहाँ से आई है, और इस पूरे को एक पहले डिवाइड बना दीजिए, ठीक है। इस पूरे इलाके को एक डिवाइड बना दीजिए, ये आपका एक डिवाइड हो गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र यहाँ से इसको कहते हैं आगे, ठीक है, ये बात ठीक है कि यहाँ से ब्रह्मपुत्र आगे कहते हैं, इससे ऊपर दिहांग कहते हैं ना, दिहांग, ठीक है, जानते होंगे आप लोग। तो रुकिए, इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, कोई किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, यहाँ तक दिहांग। तो ये जो दिहांग है जो उधर से आ रही है सांगपो बन के, और यहाँ ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। अब यहाँ से समझना प्रयास, ये हमारा एक मेंटल वाटर डिवाइड हो गया जो हमने इसको बांट लिया। अब ध्यान से सुने, इसके इस तरफ का जितना भी पार्ट है, यहाँ से जो चल रहा है, देखिए एक मिनट, यहाँ से लेके दोस्तों और चलते चले आइए इधर तीस्ता नदी तक। याद है सभी को, तीस्ता रिवर आई थी, है ना, तीस्ता। हाँ, तो यहाँ से तीस्ता नदी तक, जहां तक तीस्ता नदी आती है, ठीक है, वहां तक जो है आप उसको एक भाग मान लीजिए। सिक्किम के बीचों बीच में से निकलती है ना, दार्जिलिंग हिमालय को काटते हुए, तो तीस्ता जो है, तीस्ता मान लीजिए यहाँ है, मान लीजिए अभी के लिए मान लीजिए कि यहाँ है। इस वाले मैप में आपको दिखा देता हूँ मैं, कि एक ये ब्रह्मपुत्र को हम यहाँ से डिवाइड बना रहे हैं, और तीस्ता जो है यहाँ से। तो ये पूरा जो इलाका है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ, हमेशा इसको डू नॉट लूज साइट ऑफ दिस थिंग, हम इसकी बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है, ठीक है, इसको मुख्य रूप से आप असम हिमालय कह सकते हैं। दार्जिलिंग हिमालय उधर हो गया, और ये वाला एरिया जो है असम हिमालय हो गया। इसको, इतने को आप असम हिमालय समझ लीजिए अभी, ठीक है। इतना पार्ट तो भूटान में इसे छोड़ दीजिए,
ये असम हिमालय, इसको समझ लीजिए। और यहाँ से जो चालू होकर इधर आए वो तो आप जानते हैं, उसका नाम बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, उसको पूर्वांचल कहते हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियां, पूर्वांचल हिमालय हो गया वो, ठीक है। तो असम हिमालय और पूर्वांचल हिमालय दो महत्वपूर्ण भाग आपके सामने सीधे सीधे ही आ गए, ठीक है। अब इसके अंदर की चीज देखना शुरू करते हैं। यहाँ जो एक एरिया है, हिली एरिया है छोटा सा, इसको जो है वो आका कहते हैं, आका हिल्स, ठीक है। आका हिल्स सुनते जाइए, ये सब ट्राइब्स के ही मोर और लेस देखिए तो ट्राइब्स के ही ऊपर इनका नाम है, ठीक है। आका हिल्स जो है ये, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आगे, अच्छा दिया ही हुआ है, कुछ कुछ नाम दिए हैं, ये देखिए। उसके बाद दूसरा जो हिल है वो, अच्छा बड़ा कर देता हूँ कहीं ऐसा ना दिख रहा हो, डाफला हिल्स है। डाफला हिल्स जो है ये आपको दिख गया। उसके बाद अगली हिल्स जो Yes, है sir. वो, हाँ, मिरी हिल्स है। ये तीनों का सीक्वेंस आपको दिमाग में होना चाहिए। अब अगर बात आ जाए कि इनको है, ये अलग अलग क्यों है, ये तो कॉन्टिन्यूअस माउंटेन का पार्ट होने चाहिए था, हाँ, लेकिन नदी ने बीच में काट दिया ना, नदियों ने बीच में इसको काट दिया है सबको, आप तो जानते ही हैं, है जी ना। तो फिर बताइए कौन कौन सी नदी ने किसको काट। और यहाँ पर देखिए अबोर हिल्स, अबोर भी साथ में ले लीजिए। तो 1, 2, 3 and 4, that's all you need to remember in terms of hills and physiography। अब इसके यहाँ एक नदी काट रही है, ठीक है। उसके बाद दाफला और मीर के बीच में एक ये नदी काट रही है ऐसे, एक तीसरी ये नदी है, एंड दैट्स ऑल। 3 नदियां आपको याद रखनी हो गई, बस बात खत्म। तो इसको भैराली बोलते हैं, मैं कलर अलग कर देता हूँ, आप जानते जाइए इसको, ठीक है। इस शायद मैप में ना दिया हो, कोई बात नहीं, मैं कलर जल्दी से बना देता हूँ, आप समझ लीजिए। ये जो नदी आएगी ये भैराली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो ये जो नदी आती है ना, इसको रंगनाथ नदी कहते हैं, रंगनाथ बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ वाली नदी तो सब फेमस नदी है, आप जानते ही हैं, सुबर्ण सिरी, जो बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट नदी है ये 3 नदी हो गई, और 3 नदियों के बीच में 4 पहाड़ियां हो गई। समझ में आ गई बात। आका, डाफला, Yes, sir. मीर, अबोर, और बीच में उनके जो है वो नदियां हैं जो काट रही उन्हें। ये पूर्वांचल जो, ये जो है असम हिमालय का पार्ट हो गई, इस तरफ का पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखो इस पे इसका सवाल और कैसे बनेगा, सर, देखो इस पे सवाल कैसे बनेगा। जो ब्रह्मपुत्रा नदी है उसके ऊपर तीन पहाड़ियां हैं, डाफला, मीरी हिल, अबोर हिल। सवाल क्या बना देंगे कि जो ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। ये सिंपल सा सवाल है, लेकिन ये सवाल तभी होगा जब आपने मैप देखा है, आबोर हिल, मीरी हिल, डाफिया हिल। अगर सवाल टफ करना है तो जो आबोर हिल और मीरी हिल को जो नदी काट रही है, उस नदी को का नाम लिख देंगे, वह नदी कौन से काट दो। एक सवाल क्या बन गया, डाफिया हिल, मीरी हिल, अबोर हिल किस राज्य में पड़ते हैं, पहला सवाल। ये सिंपल सवाल कहाँ हो गए, अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा सवाल, ब्रह्मपुत्रा नदी से ऊपर 3 हिल, मीरी हिल, डाफिया हिल, आबोर हिल। तीसरा सवाल, जो आबोर हिल, मीरी हिल को कौन सी नदी काट रही है, और वो नदी कहाँ, देखो सारी नदी माँ के ब्रह्मपुत्रा की तरफ गिर रही है। तो आप कह सकते हो ब्रह्मपुत्रा पे आके गिर रही। सवाल को बनाने के, देखो ये सवाल बहुत सिंपल है, अगर आपने मैप देख लिया, नहीं देखा ये सवाल इम्पॉसिबल है सही कर रहा। तो मैं आगे रिपीट कर रहा हूँ कि आप इसको याद करो, ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर कौन सी 3 हिल्स है, आबोर हिल, मेरी हिल, डाफिया हिल। आबोर हिल, मेरी हिल, डाफिया हिल किस राज्य में पड़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं। आबोर हिल और मेरी हिल को कौन सी नदी काट रही है, मेरी हिल, डाफिया हिल के बीच में कौन सी नदी है, और ये तीनों नदियां आके कहाँ पे मिल रही हैं। अगला सवाल, ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, ब्रह्मपुत्रा नदी जाके कहाँ मिल रही है। देखिए जो शौर्य ने ये चार्ट बनाया, इतना खूबसूरत चार्ट है, इससे सारी समस्या सॉल्व हो गई। थैंक यू सॉरी। यस यस सर थैंक यू सर। 2 महत्वपूर्ण बिंदु और याद रख लीजिए, अगर मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, मैं सिर्फ आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, आपने झूम कल्टीवेशन के बारे में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है, क्योंकि हम ट्राइबल एरियाज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए झूम कल्टीवेशन, जिसे हाँ आप जानते ही हैं, तो झूम कल्टीवेशन से ज्यादा ये बहुत ज्यादा प्रभावित एरिया है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। ये चारों ट्राइब जिनकी बात कर रहे हैं उनमें झूम कल्टीवेशन जो है वो है, और कहीं कहीं टेरेस फार्मिंग, उसको क्या बोलते होंगे हिंदी में, सीढ़ी नुमा खेती, ठीक है। इन दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है। तो झूम खेती क्या है, उसके क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, उसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, कैसे कैसे उनको सेटल किया जा रहा है, क्या उससे नुकसान होता है, लैंडस्लाइड का उस पर क्या प्रभाव है, लैंड डिग्रेडेशन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस प्रकार से देख लीजिएगा कि झूम कल्टीवेशन क्यों हेल्दी नहीं है। देखो आप क्या करो, इंडिया का मैप खोलो, लिखो इंडिया टेम्परेचर एंड विंड्स। आप नॉर्थ ईस्ट के अलावा कुछ पढ़ने का ही नहीं है,
इंडिया का जो टेम्परेचर है वो विंड्स है, उसमें नॉर्थ ईस्ट का क्या रोल है? देखिए अगर आप मैप खोल के देखो तो जो नॉर्थ ईस्ट का जो टेम्परेचर और विंड्स है मैप में साफ दिखा रहा है, इट्स हाई, नॉट वेरी हाई। आप देखो मैं मैप खोल के। दूसरा लीजेंड आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए साफ साफ दिख रहा है कि जो स्केल दिख रहा है जनवरी का और जुलाई का, दो स्केल आपको साफ दिख रहा है, जनवरी का जुलाई का। सेम वे आप जाइए नॉर्थ ईस्ट का, सिर्फ आप अगला देखिए जनवरी और जुलाई में जो दो चीज आपको दिख रही है, टेम्परेचर, विंड्स, दूसरा रेनफॉल। आप देखिए रेनफॉल की क्या हालत है, जनवरी की रेनफॉल, जुलाई की रेनफॉल। तो अगर आप रेनफॉल पैटर्न देखेंगे तो आप क्या करो कि आप नॉर्थ ईस्ट का मैप में जितना बना हुआ है, वाटर साइकिल, क्लाइमेटिक रीजन, रेनफॉल, सॉयल, नेचुरल रीजन, सब का सब आप जब मैप देखो, नॉर्थ ईस्ट के अलावा कुछ देखने का ही नहीं है। आज नॉर्थ ईस्ट को ही आप बराबर हैमर करो। आज क्लास खत्म बाद जितने मैप में नॉर्थ ईस्ट पे है आप सब बनाओ, अगर आप चाहोगे तो हम उसको रिवाइज भी कर देंगे। ठीक सर, ओके, थैंक यू। जी सर, सर थैंक यू सर। एक और छोटी सी बात बताते हुए चलते हैं ताकि आप कभी भूले नहीं, आपको मालूम ही होगा वैसे ही, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो बिच्चों बिच्चे में ना, यहाँ ये जो, एक मिनट क्या हुआ इसको, यहाँ बिच्चों ये दार्जिलिंग हिमालयस यहाँ पर है, दार्जिलिंग हिमालयस का एरिया में बना रहा हूँ जो, ठीक है, ध्यान रहे, सदा सदा ध्यान रखिएगा। दार्जिलिंग हिमालयस जो है वो मिडिल हिमालयस का पार्ट है। इस दार्जिलिंग हिमालयस का को ही काटते हुए जो है वो तीस्ता रिवर जो है, तीस्ता रिवर जो है वहां से निकलती है, वो दार्जिलिंग हिमालयस को काटते हुए समझिए निकलती है, गॉर्ड बनाते हुए। तो यहाँ पर क्या ग्रेटर हिमालयस का भी कोई इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट है? सवाल ये है आपसे जो मैं पूछ रहा हूँ कि इस इलाके में ग्रेटर हिमालयस कहाँ होंगे? तो अगर मिडिल यहाँ है तो ग्रेटर इधर कहीं होगा, सिंपल सी बात है, बिल्कुल वहीं पे है। और इसीलिए यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण जो एक चोटी है यहाँ की, वो कौन सी है? वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक्स ऑफ द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट। माउंटेन एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट यहाँ है रे। K2 कंचनजंगा नाम सुना है? हाँ यस सर। हाँ जी, Yes, sir. कंचनजंगा यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, एक लैंडमार्क की तरह आपके दिमाग में। ऐसी मिस्टेक न करो यार इस समय। अब ये सब आपको ब्रॉड एरिया तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि हिमालय की कौन सी चोटियां जो है वो किस इलाके में है। एकदम से क्रम ना भी याद रख, मैं तो कहता हूँ क्रम भी याद करना पड़ेगा, कोई मजाक तो चल नहीं रहा, बच्चों की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सबसे बड़ी देश की प्रतिस्पर्धा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक बार 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 तो बारंबार मैप देखने वाली बात है बस, ठीक है, वो आप देखते रहिए तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप समझ गए। फिर इस बात को ध्यान रखिए, एक ये फंसाने वाली चीज हुई कि ये दार्जिलिंग जो हिमालयास हो मिडिल हिमालयास है। दूसरी समझने वाली बात ये है कि जो हमने अभी ये मार्किंग की है कि यहाँ पर जो है आका हिल्स हैं, फिर डाफला हिल्स हैं, फिर मीर हिल्स हैं, मीरी हिल्स हैं, फिर अबोर है, तो ये किसके पार्ट हैं? तो जो है आपको ध्यान होगा कि यहाँ जो गैप आता है, इस पूरे गैप में जो लगभग जो है वो गायब हो जाते हैं शिवालिक, है ना, शिवालिक जो है यहाँ नहीं दिखते हैं। फिर ये पहली बार है जब शिवालिक दिखना शुरू होता है यहाँ पर वापस, तो ये भी ध्यान रखिएगा। शिवालिक जो है, शिवालिक टूटे फूटे टूटी फूटी संरचना में नदियों के द्वारा काटे हुए शिवालिक वापस दिखते हैं, और उन्हीं के चार जो पहाड़ियां हैं ये उनकी ही जो है प्रतिनिधि हैं, दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ शिवालिक्स। ये बात समझ गए। अब ये जो है हमारा लैंडमार्क जो था, अब उसके इस साइड में आते हैं, ठीक है, इस साइड में यहाँ से पूर्वांचल की जो है पहाड़ियां शुरू होती हैं। रुकिए तो जरा इधर आए और फिर शुरू करते हैं। हाँ, यहाँ से इसको शुरू करते हैं। अब अगर पूर्वांचल की पहाड़ी जो है वो देखने पे आ जाइए, तो सबसे पहले आपको जो है बताएं तो दो नदियां याद रखिए आप, ठीक है, आपने वहां पर तो देखा ही था ऊपर जो है, ठीक है। अब यहाँ पर जो पहली, ये क्या किसी को याद है कि जो पहली सहायक नदी जो है, जो उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, उनमें पहली जो महत्वपूर्ण नदी है वो कौन सी आके मिलती है? बताइए, जवाब देना पड़ेगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। ब्रह्मपुत्र जब ऊपर से नीचे आ रही है तो पहली जो महत्वपूर्ण नदी है वो कौन सी आके मिलती थी? सर लोहित। दिबांग। लोहित से ठीक पहले। हाँ, लोहित से ठीक पहले। यस, दिबांग है। ठीक ठीक, करेक्ट, लोहित से पहले दिबांग है सर। ठीक है, फाइन, दैट्स फाइन। तो जो पहली जो पहाड़ी जिससे आके, साफ इसमें नहीं दिया है, मैं आपको समझाता जाता हूँ। पहली जो पहाड़ी है जिससे आके जो है ये नदी मिलती है, जो पहली पहाड़ी, ठीक है।
ऐसे बना देते हैं और ऐसे बनाते चलते हैं। मिशमी हिल्स तो आप देख ही रहे हैं, मिशमी हिल्स हो गया, उसके ठीक नीचे इसी के जो है बीच में से वो नदी जाती है जो सबसे पहली लेफ्ट बैंक टेरिटरी है। उसके बाद लोहित आती है। लोहित जो है वो ये देखिए रहा, नाम दिया हुआ है। तो लोहित जो है, एक बार लोहित का लैंडमार्क आपने याद किया, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं। ये बात लोहित, लोहित का एक लैंडमार्क याद कर लिया आपने। ब्रह्मपुत्र हो गई एक, ठीक है। ब्रह्मपुत्र के बाद यहाँ पे हो गया दूसरा, पहला आपका जो नदी हो गया दिबांग हो गया। दिबांग के बाद लोहित। जो पीले से कर रहे हैं वो सारी नदियां हैं, आप देखते जाइएगा, ठीक है, इनका ध्यान रखिएगा। अब इनके बीच की पहाड़ियों को देख लीजिए, फटाफट फटाफट इनके बीच की पहाड़ियां कर लीजिए, एंड दैट्स ऑल। ज्यादा उसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। इसको ब्राउन कलर से मैं बना देता हूँ, ठीक है, ब्राउन है भी। तो ये जो सब यहाँ पर जो यहाँ पर एरिया पड़ गया, मिशमी हिल्स का एरिया है, ठीक है। ये पूरा जो एरिया होगा वो मिशमी हिल्स का एरिया है, मिशमी हिल्स का एरिया हो गया। उसके ठीक नीचे जब लोहित गुजर चुकी होगी, लोहित नदी गुजर चुकी होगी, तब जो पहाड़ी पड़ती है उसको बोलते हैं पटकाई, ठीक है, पटकाई बूम, ठीक है। उसके बाद जब नागालैंड में आ गए, ये देखिए पटकाई बूम का ये पूरा इलाका है, ये दिख रहा है, ये पूरे जो हिली एरियाज है ये पटकाई बूम। आपको सबको ध्यान होगा कि नामचा बरवा तक तो हिमालय ऐसे है, लेकिन जहां पर फोल्ड पड़ा है, सिंटैक्चुअल फोल्ड पड़ा है, वहां ऐसे हो जाता है हिमालय ना। तो अब हम ऐसे ऐसे हिस्सों की बात कर रहे हैं, गड़बड़ाइएगा मत, ऐसे ऐसे हिस्से मिलेंगे यहाँ पर। तो आपको पटकाई बूम हो गया, ये पटकाई बूम हो गया, नागालैंड में हो गया, ठीक है। तो पटकाई बूम और नागा हिल्स के बीच में ही जो नागालैंड की बाउंड्री शुरू हो जाती है, ठीक है। आप देखिए ध्यान से, अगर दिया होगा तो आपको साफ साफ दिख भी रहा, ये देखिए पटकाई बूम ये अरुणाचल में हो गया,